स्टार्ट करिए। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, लंबी गहरी श्वास के साथ ओमकार का उच्चारण, तत्पश्चात प्रेयर करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। हरि ओम। ओके, थैंक यू सो मच सुबोध। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी लोग को मैंने कल कौन सा सिस्टम पढ़ाया था? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी गुड। ठीक है, चलिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बताया था। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है बताइए, मैसेज करिए। वेरी गुड, सभी लोग मैसेज करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। अच्छा बताइए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम क्या हैं और उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? सेकेंडरी भाई, प्राइमरी नहीं। एवरीवन, फैलोपियन ट्यूब, आगे एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, इंटरनल जेनाइटिलिया। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तुषार बालाजी, मुझे बताइए एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में क्या क्या आता है? मैम, फेलोपियन ट्यूब और एक्सटर्नल एक्सटर्नल में क्या आता है? माइनर, लैबिया मेजर, लैबिया माइनर और क्लीटो और याद क्लेटोरिस, नहीं ठीक मैम। है, वेरी गुड। 3 होते हैं और एक आप वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोल सकते हैं उसको, एक और होती है वो पाई जाती है। ठीक है, इंटरनल में कौन कौन सा होता है? इंटरनल में कौन कौन सा पाया जाता है? अच्छा, एक्सटर्नल को बोलते क्या है? बलवा। वल्वा, वेरी गुड, ठीक है। इंटरनल में कौन सा पाया जाता है बताइए सोनिया। जी मैम, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, कर्विक्स एंड वजाइना। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपके, मैंने आपको 2 प्राइमरी और सेकेंडरी बताए थे। अब आप लोग मुझे बताइए कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं ओवरी के द्वारा? विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय ओवरी? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, वेरी गुड, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए नेक्स्ट, ओव्यूलेशन कौन से डे पर होता है? 14th, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, 14th डे पे होता है। चलिए आप सभी लोग टाइप करिए मेंस्ट्रुएशन की फेज, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फेज, चारों फेजे के नाम लाइन से। जो सबसे पहले करेंगे वो सबसे पहले बताएंगे। करिए, सो गए क्या? कॉपी पलटा रहे हैं? बताइए सोनिया जी। जी मैम, पहले होता है मेंस्ट्रुअल फेज जो जो 5 या 7 दिन का होता है। उसके बाद होता है फॉलिकल डेवलपमेंट, जिसे फॉलिकुलर स्टेज बोलते हैं। वो होता है 6 to 13 फिर ओवुलेशन होता है 14th डे पे, और उसके बाद ल्यूटियल फेज होता है वेरी गुड, ठीक है। आयुषी जी 28th आप डे पे। बताइए। वेरी गुड, आयुषी सिंह जी बताइए। यस मैम, पहला होता है कार्पस एल्बिकेंस,
जो कि 1 to 5 डेज का 5 डेज का होता है स्टार्टिंग के। फिर उसके बाद 6th डे से तो 10th डे तक जो है वो ग्रोइंग फॉलिकल्स, फिर 11th to 18 डे तक ओव्यूलेशन, जिसमें 14th डे पे बेसिकली होता है, एंड लास्ट में आता है कार्पस ल्यूटियम, जो कि रेस्ट डे चलता है 18 to 28। ठीक है, चलिए। तो ये अलग अलग लैंग्वेज में है, बाकी आप लोग को जो मैंने बताया था वो मेनली आपका पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे बताइए वेजाइना का 2 काम क्या है? वर्क्स ऑफ वेजाइना। मैम बर्थ कैनाल है वो मैसेज करिए, पेनिस को रिसीव करती है। मैसेज करा करिए पहले। ठीक है, बर्थ कैनाल है और क्या है? पेनिस को रिसीव करती है। ठीक है, चलिए ओके। तो पहले मैसेज कर दिए करिए, फिर मैं बोलूँ तो बताइए। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, यूट्रस का काम बताइए भाई। वर्क ऑफ यूट्रस क्या करता है? एम्ब्रियो ग्रो, वेरी गुड। कंसीव बेबी, होल्ड बेबी फॉर 9 months, बेबी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए सब लोग ने एकदम सही बताया कि क्या काम होता है इसका। अब मुझे बताइए, मैंने आप लोग को यूट्रस के 3 पार्ट्स बताए थे, कौन कौन से थे? 3 पार्ट्स ऑफ यूट्रस। वेरी गुड, वेरी गुड सोनिया, नीरज, मनीष जी, मनोज पाल जी, वेरी गुड। ठीक है, तुषार बालाजी। अब आप लोग मुझे बताइए, 3 लेयर मैंने बताई थी आपको यूट्रस वॉल की, तीनों लेयर के नाम टाइप करिए। तीनों लेयर कौन कौन सी थी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, मायो की स्पेलिंग अमे वायु नहीं होती, एम वायु होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों का नेक्स्ट सिस्टम। आप लोग मुझे बताएगा, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। शेयर कर रही हूँ, 1 सेकेंड। हाँ बताइए, स्क्रीन प्रेजेंट है? जी मैम। चलिए, मैम। तो कल मैंने आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आधा बता दिया था, थोड़ा बहुत कुछ चीज रह गया, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूं, ओवल्यूशन क्या होता है आपका। ठीक है, ओवल्यूशन का अर्थ होता है जब ओवरी से एक परिपक्व या फिर मेच्योर एग रिलीज होता है, उसको हम ओवल्यूशन कहते हैं। और ये प्रक्रिया हर मंथ चलती है फीमेल में। तो 2 ओवरी है तो 2 निकलते ही है मेच्योर एग। ठीक है, कभी या तो फिर एक से निकला, एक बार लेफ्ट से निकला तो एक बार राइट से निकलेगा, ऐसा भी इसका सीक्वेंस चलता है। इस समय के आसपास महिला के प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और आमतौर पर महिलाओं का मासिक चक्र 28 से 35 दिन का होता है, मतलब कि 28 दिन तक चलेगा, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन होगा, या तो 35 दिन तक। इससे कम या ज्यादा दिन में आता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कराने की जरूरत है। तो 25 भी हो सकता है, 25 से 40 मान के चलिए। अगर ज्यादा गैप है तो यू नीड टू कंसल्ट टू द गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, इस साइकिल में कुछ विशेष दिन होते हैं जिनको हम ओव्यूलेशन पीरियड कहते हैं। सामान्य रूप से महिला के पीरियड खत्म होने के 12 से 16वें दिन का समय ओव्यूलेशन पीरियड कहलाता है, जिसमें से मेनली 14th डे है। अब ये होता कब है? तो देखिए, महिलाओं में उनके जन्म के समय उनकी ओवरी में करीबन 2 करोड़ एग्स होते हैं। सोचिए, 2 करोड़ एग्स होते हैं जब वो जन्म लेती हैं। युवा अवस्था आने तक, ठीक है, तो पहले तो उनको मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं होता। उनको कब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल? 14th एज के बाद। ठीक है, 12 to 14 के बाद होता है। तो युवा अवस्था तक आने तक उनके मासिक धर्म शुरू होने के समय ये 5 करोड़ हो जाते हैं एग्स, उनकी संख्या जो है ये, सॉरी, 5 लाख हो जाते हैं। पहले 2 करोड़ होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, फिर उसके बाद 5 लाख एग्स जो है वो रह जाते हैं उनकी ओवरी में। तो प्रत्येक महीने, हर मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले एक एग विकसित होता है और धीरे धीरे मेच्योर होता है। और पीरियड खत्म होने के कुछ दिन बाद महिलाओं के शरीर में, सबसे पहले जैसे ही पीरियड आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद आपका एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन मेनली आपका पीरियड्स के लिए जो है जरूरी है, एस्ट्रोजन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन प्लस
LH जिसको हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत आवश्यक हार्मोन है, इनका आप लोग याद रखिएगा। ये क्या करते हैं, जैसे ही पीरियड्स 5 डेज का जो टाइम है मेंस्ट्रुएशन का वो कंप्लीट होता है, उसके कुछ दिनों बाद ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन स्टार्ट करते हैं, जो यूट्रस की लाइनिंग को मोटा करने में सहायता करता है। यूट्रस की लाइनिंग मतलब कि यूट्रस के हिस्से जो होते हैं जहां पर ब्लड होता है, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है यूट्रस लाइनिंग खत्म होने लगती है, इसलिए ब्लड निकलता है। ठीक है, तो जैसे ब्लड निकल गया, दोबारा उसको अगले मंथ कराना है ना पीरियड्स, तो क्या करता है, फिर से यूट्रस की लाइनिंग को मोटा करने का काम एस्ट्रोजन हार्मोन करता है, जिससे ये स्पर्म के लिए अनुकूल वातावरण बना देता है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपको एवोल्यूशन करना भी है या फिर फर्टिलाइजेशन या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो आपका यूट्रस उसके लिए तैयार रहे। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्पर्म के लिए एक अनुकूल वातावरण बना देता है। धीरे धीरे एस्ट्रोजन में वृद्धि होने लगती है, जैसे जैसे एस्ट्रोजन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, वैसे ही ये LH मतलब कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को क्या करता है, ट्रिगर करता है, जिससे कि नेक्स्ट आपकी फेज आती है ल्यूटियल फेज। समझ में आया, ल्यूटियल फेज में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन निकलता है। अब देखिए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के बढ़ने से एग में ओवरी सेलुलोज रिलीज होने का कारण होती है और महिला ओवेल्यूट होती है। LH वृद्धि में 24 से 36 घंटे के बाद करती है। मतलब कि जैसे ही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बढ़ेगा, धीरे धीरे ओवेल्यूशन पीरियड जब आता है, तो जैसे ही एग बाहर निकलता है, महिला फिर से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के द्वारा अपने जो ल्यूटियल होता है या फिर जो कार्पस ल्यूटियम होता है उसको फिर से निर्माण करने लग जाती है। यदि ओव्यूलेशन के दौरान इस समय स्पर्म, मैंने आपको पिछले बार ही बताया था, स्पर्म मिलता है तो फर्टिलाइज होता है और गर्भ धारण होता है। ठीक है, और अगर देखिए ये दो कंडीशन यहाँ पर बनाई गई, ठीक है, ये है आपकी दो कंडीशन, ये स्पर्म जा रहे हैं और स्पर्म यहाँ पर फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो क्या होता है, बेबी होने के चांसेस होते हैं। और अगर फर्टिलाइज नहीं होता तो ये यूट्रस लाइनिंग में जाके मिल जाता है और पीरियड्स के दौरान महिला के शरीर में से निकल जाता है। तो जब पीरियड्स होता है तो ये स्पर्म बाहर निकल जाता है फिर से, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ना होने की स्थिति में यही प्रक्रिया फिर से आरंभ हो जाती है या फिर पीरियड्स फिर से प्रारंभ हो जाता है। इसमें आप याद रखिएगा, गर्भधारण के लिए आवश्यक है कि आप फर्टाइल विडो मतलब कि एग रिलीज होने के बाद स्पर्म के प्रजनन मार्ग में रहने वाले 6 दिन में ही सेक्स करें। अगर ऐसा है तो ही इवोल्यूशन के टाइम पे आप प्रेग्नेंट होने के आपके चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ये बताया गया, वही आपको समझ में आया होगा इतना। तो ये आपका एवोल्यूशन, मासिक धर्म, मासिक धर्म में कौन कौन से हार्मोन काम आते हैं आप लोग याद रखिएगा। एस्ट्रोजन जो कि यूट्रस लाइनिंग बनाने का काम करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो आपके ल्यूटिकल को बनाने का काम करता है एवोल्यूशन के बाद। तो ये दो आपको समझ में आया होगा आई थिंक। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं, जिनको हम मेल गोनैड्स कहते हैं। आवाज आ रही है प्रॉपर? जी मैम। यस मैम, आ रही है। अब हम मेल गोनैड्स पढ़ने जा रहे हैं। मेल गोनैड्स में सबसे पहले इसमें एक पेयर ऑफ, जैसे कि फीमेल में 1 पेयर क्या पाई जाती है, ओवेरी। ओवेरीज, वैसे ही मेल में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस पाई जाती है और यहीं से ही स्पर्म प्रोडक्शन होना शुरू होता है, यहीं पर ही स्पर्म जो है वो बनता है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इसमें कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स पाई जाती है, उसमें ही मैंने आपको 2 सेक्स ऑर्गन बताए थे, इसमें ग्लैंड्स मैं बताऊंगी। ठीक है, इसमें जो एक्सेसरी ग्लैंड पाई जाती है उनका नाम है सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम बल्बोलेटरल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये 3 ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है। एसपीबी याद रख लो या फिर एसपीसी याद रख लो, जो भी आपको याद रखना है। ये 3 ग्लैंड्स पाई जाती, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, सेमिनल वेसिकल जो होती है ये आपकी इस तरह की येलो कलर की दिख रही है, ये है आपकी सेमिनल वेसल्स। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, फीमेल में तीनों वर्ग के लिए, तीनों वर्ग मतलब कि यूरिनेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए और सेक्सुअल इंटरकोर्स या पीरियड्स के लिए 3 वे पाए जाते हैं, लेकिन मेल में सिंगल वे होता है।
जिससे यूरिनेशन भी होता है और स्पर्म भी वो आगे पहुंचाता है। ठीक है, तो ये 2 वे आप लोगों को ये चीज याद रखना है। ठीक, तो इसमें सिंगल वे एक यूरिनेशन और उसके लिए क्या कहते हैं स्पर्म के लिए, और एक एनस जो है एक्सक्रीशन के लिए काम करता है। अब आता है नेक्स्ट सेमिनल वे, सर बता दिया मैंने। नेक्स्ट आती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये आपको दिख रही होगी ग्रीन कलर से, ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है। इसी में ही कैंसर की वजह से मेल्स को प्रॉब्लम होती है, तो प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी कोपर्स ग्लैंड, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ग्लैंड ऑफ लिटर ये। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, हम बात करने जा रहे हैं सीमेन की। ठीक है, सीमेन क्या है, स्क्रोटम क्या है, सब कुछ हम बात करने जा रहे हैं सीमेन की। सीमेन क्या होता है, स्पर्म मतलब कि टेस्टिस से निकलने वाला स्पर्म, सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड, इन सब से मिलकर जो बाहर निकलता है उसके फ्लूइड को हम सीमेन कहते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है आपका क्या, टेस्टिस। ये क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस के बगल में, जैसे कि ओवरी के जस्ट बगल में क्या था, फिम्बरी था, है ना, वैसे ही टेस्टिस के बगल में होता है एपिडिडाइमस। यहाँ पर टेस्टिस में बनना स्टार्ट होता है, बन के डेवलप होके एपिडिडाइमस में जाता है, और इस तरीके से ये अपना पाथ लेके जाता है आगे। यहाँ पर ये सेमिनल वेसल से मिलता है आपका स्पर्म। यहाँ पर ये ग्लैंड दूसरी होती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। ये यहाँ तक आपके 2 हिस्से हैं, आगे चल के ये एक ही हिस्से में निकलता है। ठीक है, ये इस तरीके से। तो आपके सेमिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी स्राव होते हैं, ये सब मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, स्पर्म के साथ। जब इन सब का मिश्रण होता है तब हम इसको सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेन। सीमेन। ठीक है, समझ में आया। तो एसेसरी ग्लैंड ये सारे सिक्रेशन प्लस स्पर्म मिला के सीमेन बनाते हैं। जिस रास्ते से यूरिन निकलता है उसी रास्ते से भी स्पर्म बाहर निकलता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में यूरिनेशन के लिए अलग रास्ता है और आपका वेजाइना का जाने का अलग रास्ता है। ठीक है, तो 2 अलग उसमें बताए गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्क्रोटम की बात करते हैं। ठीक है, देखिए स्क्रोटम क्या होता है, एक पाइप लाइक, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस पाई जाती है। ये है आपकी टेस्टिस। ठीक है, अब देखिए टेस्टिस में ही टेस्टिस कैंसर का भी एक होता है। तो टेस्टिस, नॉर्मल टेस्टिस में ये छिद्र नहीं दिखेंगे, लेकिन टेस्टिस में कैंसर होता है तो ये दिखा रहा है, इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए स्क्रोटम क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या होता है, स्क्रोटम फैल जाता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण स्क्रोटम जो है वो सिकुड़ जाता है, ताकि टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो अगर बाहर ठंड है तो ठंड के मौसम में स्क्रोटम सिकुड़ जाएगा, और नॉर्मल टेम्परेचर है तो फैल जाएगा। ये 35 डिग्री में ही सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि टेस्टिस का वर्क क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन, और ये केवल बॉडी के टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर पाती है। सॉरी, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम में सर्वाइव कर पाती है। इससे अगर ज्यादा होगा बाहर अंदरूनी हिस्से में तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए टेस्टिस का जो वर्क एट 35 में काम करती है, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 होता है। टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म प्रोडक्शन होता है। ओवरीज में एग का प्रोडक्शन कौन करता है, एग का प्रोडक्शन कौन करता है, हेलो, ओवरी से होता है। ओवरीज एग का प्रोडक्शन करती है, वैसे ही टेस्टिस जो है वो किसका प्रोडक्शन करती है, स्पर्म्स। स्पर्म का। ठीक है, ये आपकी दिख रही है, ये आपकी है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के आगे इस तरीके से यहाँ पर स्पर्म बनना शुरू होते हैं, और आगे जाके ये एपिडिडाइमस में स्टोर होते हैं। ठीक है, और फिर आगे इनका चैनल चलता रहता है। देखिए टेस्टिस जो होती है, टेस्टिस के अंदर भी अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग आपको दिख रहे होंगे, कंपार्टमेंट्स टाइप दिख रहे हैं। इनके अंदर भी अलग अलग कंपार्टमेंट, जैसे कि आप कहीं घर में जाओ वहां पर अलग कंपार्टमेंट होते हैं बिल्डिंग में, वैसे ही इसमें कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके अंदर इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होती है सेमिनिफेरस टिब्यूल। कौन सी टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल। मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका पूरा अपार्टमेंट। ठीक है, अपार्टमेंट मतलब कि पूरी एक बिल्डिंग। इन अपार्टमेंट में अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए सबके लिए। ठीक है, 4 फ्लोर का। ठीक है, अब इन 4 फ्लोर में भी
इनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, दैट इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये पूरा क्या है, ये टेस्टीज है, ठीक है। और ये इनके जो बॉक्सेस बने हुए ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इनके अंदर भी जो कमरे बनाए गए हैं इस तरीके से, ये क्या है आपके सेमिनिफेरस, ठीक है। इन्हीं के अंदर, इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनता है, हमारा स्पर्म बनता है, ठीक है। तो मेन अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपके पास क्वेश्चन में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी हो, टेस्टिस भी हो, तो योर आंसर विल बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और अगर आपको देता है 3 एसेसरी ग्लैंड्स के नाम और टेस्टिस के नाम, तो फिर आप क्या करोगे, टिक टेस्टिस करोगे, ठीक है। चलिए, इसी में एक लीडिंग सेल भी होती है, जो इसमें एक सेल पाई जाती है, ठीक है। अब याद रखना, ओवरीज ही एग का भी प्रोडक्शन करती है और ओवरीज ही हार्मोन का भी प्रोडक्शन करती है, सेम एज टेस्टीज भी स्पर्म का भी प्रोडक्शन करती है और हमारे हार्मोन का भी प्रोडक्शन करती है। लेकिन इसके पास इनका टेस्टीज में स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वैसे ही टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करने के लिए इनके पास लीडिंग सेल पाई जाती है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करता कौन है, सेल का नाम नहीं होगा तो क्या होगा आंसर, अगर सेल नहीं है तो हार्मोन, हार्मोन करता है, हार्मोन का सिक्रीशन हार्मोन ही करेगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस करते हैं, टेस्टिस करते हैं बट कोई टेस्ट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, क्या होगा आंसर, लीडिंग सेल्स, सेल अगर नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में टेस्टीज है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टीज होगा, क्योंकि सेल इतना डीप में देगा नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। टेस्टीज होगा इसका आंसर। अब देखिए, अब जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, इससे एक डक्ट जुड़ी होती है, ठीक है, जिसका नाम होता है रेट टेस्टीज, ठीक है। अब ये क्या करती है, रेस्ट टेस्टीज जाके वासा इफेंटिया में मिलती है। अब आप बोलोगे मैम इतने सारे नाम बताएंगे हमको याद नहीं होगा, तो इतने सारे नाम याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये लोग केवल पढ़ने के लिए, याद करने के लिए नहीं है कि कौन सी डक्ट कहाँ से कैसे जाए। आपको जो याद रखना है दैट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिफेरस ट्यूब्यूल, वो भी नहीं याद रखे तो केवल याद रखना टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, जहां से किसका, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और टेस्टिस से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी प्रोडक्शन होता है, जो कि एक मेल हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है ये, मेल। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कौन सा है, ये फीमेल हार्मोन, ये है आपके फीमेल हार्मोन, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट आता है आपका एपिडिडाइमिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको वासा इफेंटिया याद नहीं करना है, आपको याद करना है एपिडिडाइमिस, ठीक है। जैसे ही देखिए, ये है आपकी टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर ये सारे जो दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, दे आर द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर इस तरीके से यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अब ये आगे जाके ये बनाती है आपका वासा इफेंटिया, आपको ये याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है, आगे का पार्ट याद रखना है। एक सेकंड में थोड़ी ये खच हटा दूं तो आपको समझ में आएगा। दिख रहा है क्या, देखिए एक सेकंड, ये आपको दिख रहा है, ये है आपका एपिडिडाइमिस, दिख रहा है यहाँ पर मैंने लिखा है, ये है आपका एपिडिडाइमिस वाला हिस्सा, जिस जहां पर आके वासा इफेंसिया मिलती है। समझ में आया, यस हेलो, मैम। हाँ। देखिए, जहाँ हमारा जो स्पर्म होता है उसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, टेस्टिस में, टेस्टिस में। लेकिन स्पर्म स्टोर करने का काम एपिडिडाइमिस करता है। एपिडिडाइमिस 3 वीक्स लगते हैं एपिडिडाइमिस तक स्पर्म आने को, और ये इसको स्टोर करने का काम करता है पूरे स्पर्म को। हमारा कौन, एपिडिडाइमिस। तो अगर आप स्पर्म स्टोर कहाँ होता है, तो एपिडिडाइमिस में होता है, और स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो दैट इज टेस्टिस, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमारी टेस्टिस हो गई, एपिडिडाइमिस हो गया, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वास डिफरेंस। यहाँ पर आप इस तरीके से देखिए,
ये है टेस्टिस, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये होता है स्क्रोटम, ये मसल्स का बना होता है। अब ये आगे जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये पाइप दिख रही है रेड कलर की, मैं सिंबल कर रही हूँ कट कट करके। हेलो, इस पाइप को हम बोलते हैं वास डिफेंस। क्या बोलते हैं? वास्ट डिफेंस। डिफेंस। तो आपको इससे सीक्वेंस भी याद रखना है। सबसे पहला क्या आता है? टेस्टिस। टेस्टिस के बाद क्या आता है? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद आता है आपका वास डिफेंस। वास डिफेंस एपिडिडाइमिस के आगे चलने वाली डक्ट का नाम है, और ये डक्ट क्या करती है, आगे चल के यूरिनरी ब्लैडर के आगे घूमती हुई जाती है। इसीलिए यहाँ पर दो अलग अलग ट्रैक नहीं पाए जाते, यहाँ पर सिंगल एक ही ट्रैक पाया जाता है, क्योंकि वास डिफेंस आगे आके यूरिनरी ब्लैडर से मिल जाती है। ये है आपका ब्लैडर, और यहीं पे आके आपकी इस तरीके से, ये ब्लू कलर दिख रहा है, रेड वाले स्ट्रक्चर दिखा, रेड के बाद जो ब्लू है, यहाँ से दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं पर हमारी वास डिफरेंस हो गई। वास डिफरेंस के बाद आपका आता है सेमिनल वेसल। ठीक है, सेमिनल वेसल क्या करती है? ये एक एसेसरी ग्लैंड है, एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है, और ये वास डिफेंस से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब आता है आपका एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट क्या करती है? वास डिफेंस और सेमिनल वेसल का सिक्रीशन कर जितना भी होता है, ये एजाकुलेटरी डक्ट में आता है, और आगे चल के ये यूरेथ्रा में ओपनिंग होती है इसकी यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं एक एक करके वास डिफेंस से मिलती जाती हैं। वास डिफेंस ब्लैडर में मिलता है, और ब्लैडर के आगे का हिस्सा यूरेथ्रा में जाके ये मिल जाती हैं। यहीं पर ही एक और ग्लैंड होती है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या करती है? प्रोस्टेट तो चूंकि नीचे होती है, तो अब इसके बाद एजाकुलेटरी डक्ट के बाद वास डिफेंस को वास डिफेंस नहीं बोला जाता, आगे चल के ये यूरेथ्रा कहलाती है ना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? अपना सिक्रीशन डायरेक्ट किस में डाल देती है? यूरेथ्रा में डाल देती है। समझ में आया? सारी ग्लैंड्स मिल रही हैं साइड साइड। ठीक है, मान लीजिए गंगा नदी है, अलकनंदा नदी है, भागीरथी नदी है, गंगा नदी बना रही है। वैसे ही यहाँ पर भी एक एक करके सिक्रीशन जो है आता चला जा रहा है आगे यूरेथ्रा में। ठीक है, अब देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये अपना सिक्रीशन यूरेथ्रा में मिलाती है। आगे चल के एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इसी को ही हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये आपको दिख रही होगी ग्रीन ब्लू कलर की, छोटी सी दिख रही है ये पीछे। यस मैम। तो ये सारी ग्लैंड लाइन से होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले कौन 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 सी ग्लैंड थी? सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट और कूपर्स ग्लैंड। अब ये एक एक करके सारे मिलते रहते हैं, और ये एजाकुलेटरी डक्ट पाया जाता है वहां पर। ठीक है, एजाकुलेटरी डक्ट में क्या होता है? सेमिनल वेसल और वास डिफरेंस जो चीज आता है वो मिलता है, और आगे चल के ये यूरेथ्रा में ओपन होती है, और उसके आगे जाता है तो प्रोस्टेट यूरेथ्रा में चला जाता है। फिर प्रोस्टेट के बाद कूपर्स ग्लैंड होती है, वो भी यूरेथ्रा में चेंज हो जाती है। तो ये ग्लैंड भी एसेसरी ग्लैंड है, और ये भी यूरेथ्रा में मिल जाती है। तो ये सारे जाके वास डिफेंस, ये सब कहाँ जाते हैं? सब यूरेथ्रा में। इसीलिए सिंगल पाइप लाइन बन जाती है, अलग से नहीं होती। ठीक है, अब देखिए, तो पढ़ते हैं। अब इससे सिक्रीशन किसका किसका होता है और कैसे कैसे काम करता है, कौन किसको सिक्रीट करता है, और सबका काम क्या है। तो सबसे पहले वास डिफेंस के बाद पहला किससे मिला? ये वास डिफेंस आगे मिला सेमिनल वेसल्स। सेमिनल वेसल से मिला। तो भाई इसके पास भी कोई कोई चीज है। इसके पास क्या है? इसके पास है म्यूकस। ठीक है, इसके पास है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज एक शुगर है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, फ्रैक्टोज शुगर वो बनाता है फ्रैक्टोज। फिर आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये तीनों का सिक्रीशन मतलब कि एमएफपी। ठीक है, एमएफपी, म्यूकस, फ्रैक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन है, बताऊंगी आगे भी। ये तीनों मिलकर कहाँ किससे आज निकलते हैं? इनका तीनों का सिक्रीशन कहाँ से होता है? सेमिनल वेसल्स। अब ये होते क्या? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज एक शुगर है जो स्पर्म को एनर्जी देता है। ये क्या करता है? स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है। शुगर ऑलवेज एनर्जी होती है, कार्ब्स क्या करते हैं? हमको एनर्जी देने का काम करते हैं। तो ये एक शुगर है, ये स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है ताकि ये फीमेल की बॉडी में ट्रैवल कर सके। एग तक पहुंचने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेमिनल वेसल सबसे पहले फ्रक्टोज का सिक्रीशन करता है एनर्जी देने के लिए। दूसरा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? ये एक केमिकल है
जो वेजाइना के कर्विक्स के अंदर के म्यूकस को पतला करता है। अब मैंने आपको बताया था कि वेजाइना में क्या पाया जाता है, वेजाइना को मॉइस्चर करने के लिए क्या पाया जाता है, मॉइस्चराइज करने के लिए क्या पाया जाता है? अरे वेजाइना में क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है तो मॉइस्चराइज करने के लिए, है ना। अब ये क्या करता है, म्यूकस गाढ़ा होता है चूंकि, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये एक केमिकल है, जैसे ही एंटर करता है स्पर्म अंदर, ठीक है, क्योंकि सब चीजें स्पर्म में ही तो मिल रही हैं आगे चल के, है ना। तो स्पर्म इसी से तो ट्रैवल करते हुए आ रहा है, तो स्पर्म के पास एनर्जी तो आ गई ट्रैवल करने के लिए। दूसरा क्या करता है, अब स्पर्म को जाना है वेजाइना में, तो चूंकि अगर ये म्यूकस गाढ़ा रहेगा तो वो यहीं पर जाके ही अटक जाएगा, ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो क्या करता है, यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल होता है जो उस म्यूकस को पतला करने का काम करता है, ठीक है। अब ये क्या किया, म्यूकस को पतला करने का काम किया। इतना समझ में आया आप लोगों को, दो चीज। यस जी मैम। मैम। और एक म्यूकस इसमें निकलता है सिक्रीशन, जो कि क्या करता है, इसको मॉइस्चराइज करने का काम करता है। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आई होंगी सेमिनल वेसल की, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेमिनल वेसल के बाद दूसरी ग्लैंड कौन सी है हमारी, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। एजाक्युलेटरी डक्ट है, वो ग्लैंड नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या सिक्रीशन होता है, इसको हम बोलते हैं मिल्की फ्लूइड, ठीक है। देखिए इसकी वजह से क्या होता है, ये जो मिल्की फ्लूइड होता है दो चीज को सिक्रीट करता है, एक होता है साइट्रेट और एक होता है एंटीकोएगुलेंट, ठीक है। दो चीज होता है, एक साइट्रेट एक होता है एंटीकोएगुलेंट। और यही मिल्की फ्लूइड की वजह से, मिल्क किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। मिल्की फ्लूइड इसको बोला जाता है क्योंकि ये कलर में व्हाइट होता है। और ये किसकी वजह से कलर में व्हाइट होता है, सिट्रेट और एंटागोनिस्ट की वजह से। अब ये लोग करते क्या है, इनका काम क्या होता है, तो एक चीज याद रखना कि ये व्हाइट कलर का होता है, पहली बात तो ये। दूसरा, इससे सिट्रेट और एंटीकोएगुलेंट्स का सिक्रीशन होता है, तो सीए का इससे होता है। सेमिनल वेसल से किसका होता है, म्यूकस, फ्रुक्टोज एंड म्यूकस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड से किसका होता है, सिट्रेट एंड एंटीकोगुलेंट। हाँ। तो सिट्रेट क्या करता है, ये भी स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है। और कौन स्पर्म को एनर्जी देता है भाई, फ्रुक्टोज। फ्रक्टोज, शुगर, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज देता है। अब ये भी इसको एनर्जी देने का काम करता है। दूसरा क्या होता है, एंटाकोएगुलेंट। इसका मतलब होता है वेजाइना के अंदर जोड़ने वाले केमिकल को, जो भी चिपचिपाहट होता है उसको पतला करने का काम ये भी करता है। तो पतला करने का काम और कौन कर रहा था, और कौन कर रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अब इसमें भी केमिकल को पतला करने का काम करता है एंटीकोआगुलेंट्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, वेजाइना के अंदर जो भी है ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, बल्बो। थर्ड ब्रांड का नाम क्या है हमारी, बल्बो यूरेथ्रल बल्बो। ग्लैंड। हाँ इसी को हम कूपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। कॉपर्स ग्लैंड, सॉरी, कूपर्स ग्लैंड से दूसरी है, कॉपर्स ग्लैंड इसको बोलते हैं। अब ये क्या करती है, ये सिक्रीट करती है अल्कलाइन क्लियर म्यूकस। ये अल्कलाइन करती है क्योंकि यूरिन जो होता है, मेल हो या चाहे फीमेल हो, यूरिन क्या होता है, एसिडिक फॉर्म में होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कॉपर ग्लैंड इसको एसिडिक की जगह अल्कलाइन करने का काम करती है। और जब यूरिन हल्का एसिडिक होता है, वह यूरेथ्रा को भी एसिडिक बना देता है। अगर इसमें स्पर्म आएगा एसिडिक एनवायरनमेंट में तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, यहीं पे ही वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कॉपर्स ग्लैंड उसको अल्कलाइन करती है कि वो वहां पर क्या हो जाए, क्या हो जाए भाई, अल्कलाइन हो जाए। अल्कलाइन हो जाए। और अल्कलाइन होने के बाद वो सही तरीके से सर्वाइव कर रहा है। जब वो उसको अल्कलाइन बना देता है तो सीमेन भी अल्कलाइन हो जाता है। सीमेन किसको बोलते हैं, व्हाट इज सीमेन, उस पे स्पर्म, प्रोस्टेट ग्लैंड और सब चीज मिली होती है ना, सब क्या मिला के जो बनता है क्या सबको मिला के, सीमेंट बनता है। फ्लूइड। एक्सेसरी ग्लैंड सिक्रीशंस को मिला के। एक और तेज बोलिए, क्या होता है फिर टेस्टिस से, और तीनों ग्लैंड्स जब मिलती है तो उससे जो बाहर टेस्टिस निकलने वाला टेस्टिस फ्लूइड में है। प्रोड्यूस होता है, वो टेस्टिस प्रोडक्शन में होता है। है, टेस्टिस में है? तो बनता है वो, बाकी जो ग्लैंड होती है ना हमारी, प्रोस्टेट टेस्टिस में ग्लैंड क्या है बनता वगैरह, है, स्पर्म स्पर्म। बनता है। ऐसे हाँ से सही, ग्लैंड के जो स्राव है वो उनके साथ मिलकर के सीमेन बनता है। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है।
तो बायोलॉजी जब तक समझ में नहीं आएगी तो समझ में नहीं आएगा। सीमेन मतलब होता है स्पर्म प्लस जितने भी एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन है। तो कितनी ग्लैंड है? 3 ग्लैंड है। तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन मैंने भी आपको बता दिए, कौन किसको क्या सिक्रीट कर रही है। तो जब स्पर्म इन सबसे गुजर के आता है और इन सबके सिक्रीशन मिलते हैं तो इनको एक साथ हम बोलते हैं सीमेन। ठीक है, तो जब ये अल्कलाइन मीडियम बन जाता है तो ये सीमेन को भी अल्कलाइन बना देता है। और अल्कलाइन मीडियम का सीमेन वेजाइना के एसिडिक मीडियम को नियंत्रित करता है। तो जब ये वेजाइना के एसिडिक मीडियम में जाएगा तो ये क्या होगा, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ये है आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। इसको लाइन से याद करना है, इनके क्या सीक्वेंस याद करना है। तो सीक्वेंस आपको आई थिंक सो लाइन से याद हो गए होंगे। सबसे पहले क्या आता है? टेस्टिस आता है, टेस्टिस, एपी, एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसल, वास डिफरेंस, हाँ, वास डिफेंस, सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ejaculatory duct, ejaculatory duct, prostate prostate gland, gland, bulbourethral bulbourethral gland gland, और urethra। यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, इस तरीके से इसका सीक्वेंस है। ठीक, तो ये आपको पूछ सकता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को ब्लड के बारे में, ब्लड वाले सिस्टम में नहीं पढ़ा पाई थी कि ब्लड क्या होता है, उसके बारे में आपको अभी मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स और क्या है। तो यहाँ तक आपका मेल, और ये यहाँ पर क्यों पढ़ा रही हूँ उसका भी कारण है। देखिए क्या होता है, हम सभी शादी करने के पहले कुंडली तो मिला लेते हैं, लेकिन हम शादी करने के पहले ब्लड ग्रुप कभी नहीं मिलाते। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप नहीं मिलाने से थैलेसीमिया नाम की बीमारी भी होती है, जो बच्चों में जनरली देखने को मिलती है जब ब्लड की कमी होती है पेरेंट्स में। ठीक है, तो इसीलिए आप जब भी शादी करें तो ब्लड ग्रुप भी मिलवाएं। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज बता, वैसे कोई नहीं मिलाएगा, आजकल के लोग तो कतई बिल्कुल नहीं मिलाने वाले, लेकिन एज ए एजुकेटेड पर्सन हमें देखना चाहिए कि हमारा हस्बैंड या वाइफ हेल्दी है या नहीं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्लड ग्रुप्स की। तो पहले तो मैं आपको बता दूं ब्लड ग्रुप क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो हमारे बॉडी में, बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है। माइक किसका ऑन है भाई? माइक ऑफ कर लीजिए, तो क्लास से लेफ्ट कर देंगे हम। किसका माइक ऑन है? मनोज पाल जी माइक ऑन था, बंद कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हम ब्लड ग्रुप में है हमारा, सबसे पहले 4 ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें होता है आपका पहला ए बी, दूसरा होता है ए, तीसरा होता है बी और चौथा होता है ओ। ये 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अब इन ब्लड ग्रुप के एंटीजन होते हैं। एंटीजन मतलब जो इसके जस्ट अपोजिट काम करे, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन, एंटीजन, और इसके साथ काम करे वो क्या होता है इसका? एंटीबॉडीज। हाँ, लेकिन मेरे को लग रहा है यहाँ पर इन्होंने गलत, यहाँ पर ये सब में गलती है। इसे एंटीजन मतलब वो जो इसके साथ आए और मिल जाए, जैसे कि सॉरी, हाँ सही है। एंटीबॉडी मतलब कि इसको बचाने वाली। तो एंटीबॉडीज हर ब्लड ग्रुप में पाई जाती है। मान लीजिए ये एंटीबॉडी है तो इसका ये एंटीजन आएगा। ठीक है, एंटीबॉडी और जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो दोनों ही अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। एंटीजन सेम होते हैं क्योंकि उसके लिए उसको काम करना पड़ता है। ठीक है, अब कौन कौन सा ब्लड ले सकता है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए ब्लड ग्रुप हो गया, एंटीजन होता है ए बी का, ए एंड बी, ए होता है, बी होता है और ओ का कोई भी एंटीजन नहीं होता। ठीक है, एंटीबॉडीज ए बी की कोई भी नहीं होती है, ए की बी होती है, बी की होती है, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और ओ का ए बी होता है। ये पूरा टेबल आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड रुको आप थोड़ा सा, मैं देख लूँ एक सेकेंड रुको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कैन गिव ब्लड टू, कि किसको ब्लड दे सकता है। तो ए बी वाला व्यक्ति ए बी वाले को दे सकता है। किसको दे सकता है? एबी वाला एबी वाले को दे सकता है। मान लीजिए मेरा ए बी है, सोनी जी का ए बी है, हम लोग एक दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन मेरा ए बी नहीं है। ठीक है, तो कोई मेरे से मत मांगने आ जाना भाई कि ब्लड दे दो। अब आता है नेक्स्ट ए। ठीक है, तो ए वाला क्या करेगा भाई? अब वो ए है तो अपने मित्र को तो देगा ही। आयुषी जी के
आयुषी जी दे देंगी, मान लीजिए कोई अंकिता नाम की लड़की है उसको दे देंगी, ठीक है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड है। अब आयुषी जी ए बी, क्योंकि आयुषी जी का कुछ पार्ट जो है वो एक और लड़की है हमारी अक्षिता नाम है उसके पास भी है, और एक विनीता नाम है उसके पास भी है। तो ये क्या करेंगी, ए बी में चूंकि ए इंक्लूड है इसीलिए ए वाला ए को भी देगा और ए बी को भी देगा। इसकी मित्रता इससे भी है और इससे भी है। समझ में आया? हेलो। जी मैम। बी वाला क्या करेगा, बी वाला खुद के वालों को तो देगा ही, साथ में उसके साथ एक और दोस्त रहता है बी के साथ, उसको भी वो देगा क्योंकि उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है वो। तो बी वाला भी ए बी वाले को दे सकता है। ए बी वाला केवल ए बी को ही देगा, ए और बी को नहीं देगा, ठीक है। ये तीनों अलग अलग है ना, याद रखना। ए बी एक साथ अलग है, ए अलग है और बी अलग है, याद रखना। तो ए बी वाला ए बी वाले को देगा, ए वाला ए को और ए बी वाले को देगा, बी वाला बी और ए बी को देगा, ठीक है। वैसे ही ओ वाला क्या करेगा, ओ भाई सबसे अच्छा इंसान है, ये बोलता है कि आप सभी मेरे पास आइए, मेरे पास बहुत ब्लड है, मैं सबको दे सकता हूँ। तो ये ए बी को भी देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा और ओ को भी देगा, जो कि मैं हूँ, ठीक है। मैं ओ वाली हूँ तो मैं सबको दे सकती मैं हूँ, भी मैम। किसी को जरूरत हो तो मेरे से ले लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम, जी मैम, मेरे को जरूरत है, मुझे चाहिए, हम हो गए। ले लीजिएगा, ठीक है। मैं वैसे भी डोनेट कर चुकी हूँ 4 बार ब्लड, तो अभी आप लोग ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, जिसको लेना जरूरत पड़े तो, ठीक है। चलिए अब आता है कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, हम किन से ब्लड ले सकते हैं, मतलब कि ये कहलाते हैं दाता ग्रुप, जो देते हैं, ठीक है। अब देगा वही जिसके पास होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है मेरे पास नहीं होगा तो मैं कैसे दूंगी भाई, तो जिसके पास ज्यादा होगा वो देगा। तो ओ के पास सबसे ज्यादा है तो वो सबको देता है, ठीक है। अब रिसीव करेगा कौन, इसके पास कुछ नहीं है, तो जस्ट अपोजिट ए बी वाला, चूंकि ये खुद ही को देता है भाई और ये गरीब रहता है तो ये, ठीक है। अब लेगा कौन कौन, तो ए बी वाले से ए बी वाला भी लेगा, ए वाला भी लेगा, बी वाला भी लेगा और ओ वाला भी लेगा, ठीक है। समझ में आया? यस एक मैम। बार बता दीजिए। हाँ, इसमें आप लोग ये याद रखिएगा, ये बहुत वो है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब तो आप समझ जाएंगे आप उल्टा सीधा करके भी। आप एक चीज याद रखिएगा कि कि सर्वदाता कौन सा है और सर्वग्रहीता कौन सा है। सर्वदाता मतलब जो सबको दे सकता है, वो कौन है? ओ है। और सबसे लेने वाले कौन है भाई? ए बी लेता सब है, ए बी तो ये कौन है? ये ए बी वाला आपका रिसीवर होता है, यूनिवर्सल रिसीवर, और ये यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ए बी वाला देता किसी को नहीं है, है ना, देगा नहीं ये, पर लेगा सबसे, इसका है कि भाई मेरे को दे दो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, दूसरा वाला ए वाला जो होगा, ठीक है, ए वाला क्या करेगा, ये किससे ले सकता है, ये ए से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, लेकिन ये ए बी से नहीं ले सकता। ये ए बी को केवल दे सकता है, ए बी से ले नहीं सकता, ठीक है। बोलता है भाई तेरे पास खुद ही नहीं है, तू मेरे को क्या देगा, तू ही रख, ठीक है। तो ये याद रखना एक चीज, देने वाला हमेशा अमीर होता है, लेने वाला जिसके पास कुछ नहीं होता वो होता है। अब ए बी वाला से क्यों नहीं लेगा ये, क्योंकि ये खुद ही ए बी को दे रहा है, तो ये क्यों लेगा ए बी से, तो ये खुद के वाले को देगा और ओ को देगा। वैसे ही बी वाला खुद ए बी को दे रहा है, तो ए बी से लेगा क्यों, तो ये बी से लेगा और ओ से लेगा। अब ओ वाला क्या है, बोला भाई मैं सबको देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, मैं केवल अपने ही दोस्त जो मेरे वैरायटी के लोग हैं जिनके पास ज्यादा है उन्हीं से मैं लूंगा, कि इनके पास कमी ना पड़ जाए, तो ये ओ से ही लेता है, ठीक है। ओ वाला समझ में आया? अच्छा मैम, ये होता क्या है, ए नेगेटिव बी नेगेटिव? अभी पढ़ाऊंगी, कहे के लिए भड़बड़ाए जा रहे हैं? हमें कब पता आगे है? है? आगे है वो, ठीक है। आगे है ना भाई, कहे के लिए भड़बड़ा रहे हैं? ठीक है मैम, ठीक है। जी, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बताऊं, 2 आयंस पाए जाते हैं, ठीक है। अब ए बी आपको कैसे पता चलेगा, क्या आपके ब्लड में ए बी लिखा रहता है अंदर? नहीं लिखा रहता है। कि आप ए बी वाले, क्या आपके ब्लड में ओ लिखा रहता है? ओहो ओहो डांस करके ब्लड घूमता है क्या? नो मैम, नहीं, ब्लड में तो कुछ भी लिखा नहीं होता। ठीक है। मान लीजिए ये है आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, तो जब आप इसको देखते हो तो जिसमें कुछ भी ना हो, ब्लड के मॉलिक्यूल्स अगर केवल गोल हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओ। ब्लड ग्रुप क्या बोलेंगे? ओ। ओ। अब मान लीजिए इसी ब्लड ग्रुप में ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, केवल
कोन शेप स्ट्रक्चर बना है, केवल कोन शेप स्ट्रक्चर, समझ में आया? ये आपका कहलाएगा ए वाला व्यक्ति। क्या कहलाएगा? ए ए। ओ ए अगर इसी में ही आपका क्या बना हो, कर्व शेप बना हो इस तरीके से, बी तरह दिख रहा है, ये आपका अगर कर्व शेप बना हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? बी वाला। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन से भैया, ये ओ वाले हो गए, ओ हमारे ए बी ठीक है। अब हम बात करते हैं ए बी दोनों की, तो अब दोनों है तो कैसे दिखेगा? इसमें आपका कोण भी होगा और कर्व भी होगा, कोण भी होगा और कर्व भी होगा, समझ में आया? जी मैम। यस मैम। तो ये होता है आपका ए बी, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखता है। अब इसमें भी आयंस होते हैं, अब जिसमें आयन है तो आपके लिए आयन के लिए गोल, अगर मान लीजिए इनमें आयन नहीं है मतलब कि ये निगेटिव है, अगर इनमें आयन है तो आपका इसी ओ में डॉट डॉट बन जाएगा इस तरीके से, ये डॉट ये डॉट ये डॉट 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 प्रेजेंट करता है पॉजिटिव को, ओ पॉजिटिव। अगर डॉट नहीं है तो ये ओ नेगेटिव है। वैसे ही अगर इसमें कोण के साथ बीच बीच में डॉट बना है तो ये कौन सा है? पॉजिटिव। ए पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये ए नेगेटिव। वैसे ही बी में अगर डॉट्स है तो ये क्या है? बी बी पॉजिटिव। और नहीं है तो बी बी नेगेटिव। नेगेटिव। बी के बीच में अगर डॉट्स बना है तो ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और नहीं है तो नेगेटिव। समझ में आया इतना जी स्ट्रक्चर Yes, बेसिक? मैम। ओके चलो, लेबोरेटरी वाला काम है तो। है क्या बोल रहा भाई? कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, अब मैंने आपको जो टेबल से ऊपर पढ़ाया है वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करके दोबारा लिख दी गई है, तो मैं इसको दोबारा पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ये आप लोग दोबारा खुद से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको जो चीज ऊपर बताई थी वही चीज ये आपको सामने देखने को मिल रही है। देखिए ब्लड वेसल्स के टाइप, सबसे पहले कौन सा है? ग्रुप ए। अब आपको यहाँ पर कोनिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, बी कैसा होता है? कर्व शेप या फिर गोल गोल बोल सकते हैं हम। ये कौन सा हो गया? बी। बी बी। ये है आपका ए बी, इसमें कोन्स भी है और कर्व। कर्व भी है। ठीक है, कर्व या राउंड बोल सकते हो। अब आया ग्रुप ओ। ओ के पास कुछ नहीं भाई, खाली है ये। ठीक है, समझ में आया? यस। जी मैम। अब हम बात करते हैं एंटीजन की। एंटीजन मतलब कि जो हमारे ब्लड सरफेस में जाए, तो ए का एंटीजन ए ही होता है। ठीक है, ए का एंटीजन क्या होता है? ए। ए ही होता है। ठीक है, इसकी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जस्ट उल्टा होएगा। ठीक है, ए का एंटीजन ए होता है और बी का एंटीजन बी होता है। ठीक है, ए बी का एंटीजन ए बी होता है और ओ का एंटीजन कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वैसे ही ए की एंटीबॉडी बात करें, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है और एंटीजन कहाँ पर बनता है? रेड ब्लड सेल में। याद रखना, ब्लड सेल में एंटीजन बनते हैं, प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, अब देखिए, अब आपका जो ए का एंटीजन है वो कैसा है? कोनिकल शेप है। कैसा है? कोनिकल शेप। कोनिकल शेप। आके ये एक दूसरे से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये कोन्स के रूप में इस तरीके से बाइंड हो जाएगा, इसीलिए इसका एंटीजन जस्ट बी की तरह उल्टा पाया जाता है। ठीक है, वैसे ही बी के लिए ए एंटीबॉडी पाई जाती, सॉरी एंटीबॉडी, और ए बी के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। वैसे ही ओ के लिए एंटीजन नहीं पाया जाता और ए के लिए एंटीबॉडी। ए और ओ बी, सॉरी ओ और ए बी दुश्मन है मान के चलो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जितने ओ वाले हैं वो मेरे दुश्मन है, सॉरी ए बी वाले। ठीक है, मेरे दुश्मन नहीं है पर ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है? जस्ट अपोजिट होते हैं। ओ के पास एंटीजन नहीं है और ए बी के पास क्या नहीं है? एंटीबॉडी। ठीक है, ए बी के पास एंटीजन है और ओ के पास एंटीबॉडी है, लेकिन जस्ट अपोजिट वाले। तो इसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी ए एंड बी पाई जाएगी ओ के पास, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है ना, तो इसको बचाने के लिए दोनों चीज पाई जाएगी, दोनों पाया जाएगा इसको बचाने के लिए। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तो मैम जो ए बी वाले होते होंगे उनके पास एंटीबॉडी नहीं है तो वो जल्दी बीमार पड़ते होंगे, फिर मतलब रिकवर नहीं कर पाते होंगे। वो वाले से शादी करनी चाहिए, मैं ये नहीं बोली मेरे रिश्ता ले आना। ठीक है, बता रही हूँ। करते हैं बात। आओ ठीक है, कर लेते। अब देखो वही चीज यहाँ पर ऊपर जो लिखी वही चीज यहाँ है।
कि ब्लड टाइप ए बी है, ये किसको किसको दे सकता है, ए प्लस को और ए बी प्लस को। रिसीव किससे कर सकता है, आप देखो प्लस वाला है, अभी तक मैंने आपको केवल बिना प्लस और माइनस के बताया था। अब आप याद रखना कि प्लस वाला है तो प्लस से तो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो ए प्लस वाला ए प्लस से और ए बी प्लस से लेगा, और रिसीव किस सॉरी देगा इनको, और रिसीव किससे करेगा, ए प्लस से, ए माइनस से, ओ प्लस से और ओ माइनस से, ठीक है। मैंने जो बताया है आपको ऊपर उसी में ही प्लस माइनस जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन आपके नेट में नहीं पूछा जाएगा, ये सामान्य क्वेश्चन है, ये आपके नॉलेज के लिए है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। नेट में पूछने वाली चीजें हो सकती है कि ए एंटीजन का एंटीबॉडी क्या होगा, तो क्या होगा, बी। बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपकी बात करती हूँ, मैंने आपसे बोला ना कि आप क्या करिए, मतलब कि शादी करेंगे तो पहले देखेंगे कौन कैसा। अगर मान लीजिए पेरेंट्स ए एंड बी वाले हैं, ठीक है, ए एंड बी वाले हैं, तो चाइल्ड कोई भी ग्रुप का हो सकता है, कुछ पता नहीं, ठीक है, कोई भी ग्रुप का हो सकता है। अगर पेरेंट्स ए बी और अदर है, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर माँ जो है वो ए बी है और पिता कोई सा भी है, ठीक है, तो इसमें बच्चे होने के चांसेस ऑल ग्रुप के होते हैं, लेकिन ओ नहीं होता। ए बी वाला व्यक्ति अगर किसी और से कर रहा है तो ओ होने के चांसेस नहीं रहते। ओ वाला व्यक्ति है और अदर से कर रहा है तो ओ ही होगा और अदर हो गए, ऐसा कोई पता है। तो ओ मैं यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि ओ वाला जो व्यक्ति है, ओ माइनस हो चाहे ओ पॉजिटिव हो, ये मोस्ट हेल्दी पर्सन कहलाता है, ठीक है। इसके पास इम्यूनिटी भी ज्यादा होती है, और चूंकि इसके पास ब्लड ही ज्यादा है भाई, तो सब ज्यादा ही होगा। मेरे कहने का मतलब ये, तो आप याद रखो या ना रखो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखो ये चीज छोटा छोटा मैंने लिखा है, ये मैंने आपको जो ऊपर समझाया वही चीज है, ए प्लस ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस, समझ में आया ना इतना। यस मैम। अब एक चीज और है, दूसरा फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं आर एच फैक्टर। ये आर एच फैक्टर किससे बना है, रेनोस मंकी नाम का एक मंकी था, 1940 में इसके ऊपर किया गया सर्च, तब इसको हम बोलते हैं आर एच फैक्टर। और ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है आपको आर एच फैक्टर, ठीक है। देखिए आर एच फैक्टर, इसको हम बोलते हैं, ये एक इनहेरेंट ब्लड टाइप है। द चार्ट सोज आपको बताएगा, देखो आर एच फैक्टर जो होता है ये भी प्लस और ये भी माइनस होता है। अगर आपके फादर का टाइप, अगर जो मेल है वो आर प्लस है और माइनस है, तो वो कैसे लोगों से शादी कर सकता है, वो आर प्लस वाला आर प्लस से भी कर सकता है, और आर माइनस वाला जो है वो आर प्लस और आर माइनस से कर सकता है। तो ये सब चीजें जो है ना, आपको ब्लड ग्रुप जब आप पढ़ोगे कभी आगे जाके थेरेपी में, या आप जब पैथोलॉजी पढ़ोगे तब आपको पढ़ने में आ जाएगी, यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस याद रखना आर एच फैक्टर बहुत ही कम देखने को मिलता है, और एक रेनोस मंकी के ऊपर देखा गया था सबसे पहले, ठीक है। ये फैक्टर इसे बताया गया, बाकी सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आया समझ में ब्लड ग्रुप थोड़ा बहुत। यस मैम। मेन आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, और मैंने आपको ब्लड का टाइप मेन बता दिया कि समझ में आया आपको। अब हम मैम ये मैं पूछ रहा था, ये ब्लड का दिखाना कि मतलब ब्लड वाला दिखाना ये क्वेश्चन था लीजिए, उसमें। हाँ, जैसे कि जो एबी वाला है इसके पास एंटीजन तो है पर एंटीबॉडी नहीं है इसके पास, तो जब भी ये बीमार वगैरह पड़ता है, सबसे ज्यादा बीमार यही पड़ता होगा फिर जो एबी वाला होगा, जिसके अंदर एबी इसके होगा। पास एंटीबॉडी क्यों नहीं है, क्योंकि ये ओ का अपोजिट है। ओ के पास ना ए है ना ए बी है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता ना ओ के पास, जी ओ इसके पास मैम। कोई स्ट्रक्चर है, तो इसका एंटीबॉडी केवल ओ ही है, समझ रहे हो। मतलब कि ये कब बच सकता है, जब ये ओ से लेगा ब्लड, इसीलिए ओ को सर्वदाता बोला जाता है, समझ में आया। तो मतलब ओ नहीं मिला तो निपट जाएगा वो। हाँ ओ से ही ले सकता है, अपने वाले से ले सकता है, अपने वाले से लेगा तो इसको दोनों चीज मिल जाएगी, समझ में आया? और अगर ओ से नहीं ले तो ये निपट ही जाएगा। इसीलिए ए बी और आर एच फैक्टर बहुत ज्यादा वो माना जाता है कि इनको बचाना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि जल्दी ब्लड बैंक में इनके वाले ब्लड नहीं मिलते, ठीक है। ओ ओ वाला आसानी निगेटिव से भी मिल नहीं जाता है आपको। मिलता ना। हाँ ओ निगेटिव भी नहीं हाँ, ओ मिलता। निगेटिव भी नहीं मिलता, ओ पॉजिटिव जल्दी मिलता है आपको। मेरा भी ओ पॉजिटिव ही है, ठीक है। जी तो किसी को चाहिए होगा मेरे को बता देना, मैं दे जी दूंगी। मैम जी। हाँ चलिए, ये क्या लिखे हैं, शादी वगैरह के लिए भी जानकारी जरूरी है, हाँ दिख भी रहा है, ठीक है चलो।
चलिए, तो अब हम सभी लोग, आप लोग कोई भी एक शांति पाठ करा दीजिए। हाँ अभी तो टेस्ट होगा ना मैम। हाँ, आप लोग एक, मैं ये बोलती हूँ, आप लोग टेस्ट कंडक्ट कर लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी क्विज नहीं हो रहा है, आप जो नाम दिए थे हाँ, तो वो लोग एक चीज और पार्टिसिपेट। ध्यान रखिए भाई, टेलीग्राम में नाम बस लिखवा लिए हैं आप लोग, करना तो है नहीं आप लोगों को, तो भाई क्यों नाम लिखवाए हैं? करो आपके लिए, वो हमारे, मेरे, नीरज जी या फिर राहुल सर के फायदे के लिए हम लोग नहीं करा रहे हैं आपको टेलीग्राम में कुछ, वो आपके फायदे के लिए है। करना है तो आप लोग करिए, नहीं करना आपकी मर्जी, लेकिन आप करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप पूरे दिन कितना भी पढ़ोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। जब आपको पैटर्न नहीं पता नहीं होगा कैसे क्वेश्चन करना है, तो हाउ विल यू डू? आप क्विज करोगे तो आपको समझ में आएगा मेरे पास इतना टाइम है, मुझे इतने टाइम में करना ही करना है। अपने आप को टाइम पंचुअल बनाओ ना भाई, कि मेरे पास आधे घंटे हैं, सारे के सारे क्विज करके कंप्लीट करना है। अगर आपको जेआरएफ चाहिए, मैं अपना बता रही हूँ, मैं जो करती थी पर डे 200 क्विज सॉल्व करती थी, ठीक है, आप भी करिए। और जब बनाता है वो तो मोस्ट टैलेंटेड पर्सन है। क्यों क्यों मोस्ट टैलेंटेड पर्सन है? क्योंकि वो पूरी थ्योरी पढ़ता है, पूरी थ्योरी पढ़ के थोड़ा सा उसको छांट के निकालता है बाहर, तो वो मोस्ट टैलेंटेड। तो आप ये मत सोचिए कि क्विज बनाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको नॉलेज ही मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, क्विज बनाने की कोशिश करिए, तभी आप जेआरएफ निकाल पाएंगे, नहीं तो भूल जाइए जेआरएफ इस साल के लिए, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है महुआ पाल मैम, आप बना के लाई हैं क्या? यस मैम, मेरी टर्न भी है आज। हाँ, आपकी टर्न थी, लेकिन कल मैम का नहीं हुआ था ना, तो Yes, मैम ma'am. आज अपने आंसर कर देना, ठीक है। दिया? यस मैम, कोई बात नहीं, मैं कल कर लूंगी। ठीक है, चलिए मैम आप कंडक्ट कराइए। आई थिंक आई विल बी लेफ्ट, तो आप लोग इसको कंडक्ट करा के जो भी क्वारी होगी, वैसे मैम तो मैम ही है, मतलब डॉक्टर ही है मैम, तो उनको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, वो आपके सब चीज क्लियर भी कर देंगी, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिए कंडक्ट करा के। और नीरज जी, आप कौन सी आईडी से जुड़े हैं? MDYA से जी जुड़े हैं? आप प्लीज रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं कर पाऊंगा मैं, फोन से रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हो रही। अच्छा, फोन से रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं होती, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं क्या? मैम आप क्वेश्चन तो भेजेंगी ही? यस मैम, मैं क्वेश्चन भेजूंगी, क्वेश्चन आंसर मैम, क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके मैं लेफ्ट करती हूँ, आप स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच, फिर शांति पाठ करा